वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो साथियों, अगर बात करें आज के क्लास के बारे में, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026, जो कि इसका एग्ज़ाम अगस्त में 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा साथियों। तो अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है साथियों। तो आज के क्लास आप लोग देखना ना भूलें, और आज के क्लास में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसे आप लोग बिल्कुल ही रट जाएं, क्योंकि यह प्रश्न आपको सीधे ही एग्जाम में टच हो जाएगा दोस्तों। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द इसे शेयर भी कर दीजिए। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा साबित होने वाला है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। तो आज का पहला प्रश्न कहता है साथियों कि धोवन सोडा यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि धोवन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे कि वाशिंग सोडा किसको कहते हैं। तो दोस्तों, वाशिंग सोडा को हम लोग सरफ कहते हैं। क्या? सरफ कहते हैं। तो बताइए आप लोग कि सरफ को रासायनिक भाषा में क्या कहा जाता है, यानी कि सरफ का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और इसका सूत्र के बारे में बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। इसका आप लोग याद रखिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, और इसका उपयोग होता है जो कि कपड़े धोने में, यानी कि सरफ का इस्तेमाल कपड़ा धोने में किया जाता है। और यह कैसा होता है, तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय प्रकृति के होता है साथियों। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि विटामिन सी होता है जो कि उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है जो कि अस्कर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? अस्कर्बिक अम्ल होता है। और इसका कार्य बताएं दोस्तों, तो यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि एंटीबॉडी। क्या इसको इंग्लिश में कहते हैं? एंटीबॉडी को हमारे शरीर में बढ़ाता है। और इसी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या कि विटामिन सी या रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी से हमारे बॉडी के अंदर स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। और स्कर्वी रोग के उपचार के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए साथियों, आप लोग याद रखिएगा कि आंवला और नींबू को अच्छा सेवन करें तो विटामिन सी की आपूर्ति हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो रतौंधी होता है जो कि दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग जल्द से कमेंट करके बताइए कि रतौंधी होता है जो कि किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो है विटामिन ए की कमी से। क्या? विटामिन ए की कमी से। तो कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। क्या? रतौंधी रोग होता है साथियों। और विटामिन बी की कमी से बेरी क्या बेरी होता है। और अभी बताएं विटामिन सी के कमी से होता है जो कि स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी के कमी से रिकेटस होता है। क्या? रिकेटस होता है। रिकेटस का कार्य है कि हड्डी को कमजोर कर देता है। रिकेटस बीमारी के कार्य है कि हड्डियों को कमजोर कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि लाफिंग गैस होता है जो कि उसका रासायनिक नाम क्या है। क्या कि रासायनिक नाम लाफिंग गैस का क्या होता है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और इसके सूत्र के बारे में बात करें तो इसका सूत्र होता है N2O। क्या होता है? N2O। और इसका उपयोग किया जाता है जो कि दंत चिकित्सा। क्या? दंत चिकित्सा यानी कि दांत के डॉक्टर होता है जो कि इसका इस्तेमाल मरीज को बेहोश करने में करता है। क्या? मरीज को बेहोशी करने में करता है साथियों। तो इसका आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है जो कि क्या होता है दोस्तों। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है 2CaSO4 इंटू H2O, या इसे CaSO4 इंटू हाफ H2O भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। और इसका उपयोग के बारे में बात करें, इसका उपयोग होता है जो कि मूर्ति बनाने में, क्या मूर्ति बनाने में, या हड्डियों को प्लास्टर करने में। क्या हड्डी जब टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करते हैं, तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही इस्तेमाल किया जाता है साथियों, जो कि यह जल के संपर्क में आते ही कठोर बन जाता है। क्या होता है, जब इस पे जल दिया जाता है तो यह जल के संपर्क में आते ही कठोर बन जाता है दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है जो कि CaSO4 इंटू हाफ H2O या 2CaSO4 इंटू H2O होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। तो अभी हम बताएं कि विटामिन सी, जब किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन सी के कमी से रोग हो जाता है तो उसका आपूर्ति यानी कि रोग को ठीक करने के लिए कौन से चीज़ को हम लोग को सेवन करना चाहिए साथियों। तो हम लोग बताएं अभी कि आंवला होता है जो कि विटामिन सी का अच्छा एक स्रोत होता है। क्या विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो अभी हम लोग बताएं कि बेरी होता है जो कि विटामिन बी के कमी से होता है साथियों। तो विटामिन बी में कौन सी कमी से होती है, तो विटामिन B1 के कमी से होती है। क्या विटामिन B1 के कमी से होता है साथियों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। क्या तंत्रिका तंत्र, बेरी में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है दोस्तों, जिससे शरीर में कमजोरी और थकान आती है। क्या शरीर में कमजोरी और थकान होती है। और इसका अगर इलाज के बारे में बात करें साथियों, तो इसका अच्छा स्रोत है जो कि है साबुत अनाज। क्या साबुत अनाज है दोस्तों। और साबुत अनाज के बारे में हम लोग जानेंगे तो साबुत अनाज होता है जो कि जौ होता है, गेहूं होता है, ओट्स होता है, यही सब होता है दोस्तों। मक्का हो जाएगा, ये हो जाएगा। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है। क्या वसा में घुलनशील विटामिन में से कौन कौन है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो वो होता है जो कि विटामिन B, D के सभी है जो कि वसा में घुलनशील है दोस्तों। क्या सभी है जो कि वसा में घुलनशील है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। तो जल में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करें तो विटामिन B और C है जो कि जल में घुलता है। बाकी कोई विटामिन नहीं है कि जल में घुल सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो वो होता है रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी होता है जो कि विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी है दोस्तों। इसमें अगर विटामिन ए यानी कि रतौंधी में बात करें तो रतौंधी में होता है जो कि दोस्तों इसमें रात के समय में देखने में कठिनाई होती है। क्या कि रात के समय में कम दिखाई देती है, यानी कि देखने में कठिनाई होती है, देखने में कठिनाई होती है साथियों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 11 कहता है साथियों कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होने वाला बीमारी है। तो दोस्तों अभी हम लोग बताएं कि स्कर्वी रोग होता है जो कि कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो वो होता है विटामिन सी, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो कहता है
कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, यानी कि बेरी बेरी रोग है जो कि किस विटामिन की कमी से होने वाला बीमारी है। तो दोस्तों वो है विटामिन B1। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, सॉरी माफ़ करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। क्या दोस्तों कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप लोग जल्द से इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। तो वो होता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या कैल्सीफेरॉल होता है। यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। क्या कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का कार्य क्या है, तो कैल्शियम का अवशोषण करना। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, तो रिकेटस रोग होता है। क्या रिकेटस रोग होता है, जो कि क्या करता है, तो हड्डियों को कमजोर कर देता है। और इसका अच्छा स्रोत बात के बारे में बात करें दोस्तों, तो सूरज के प्रकाश। क्या सूरज के प्रकाश होता है जो कि इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी प्राप्त करने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्द से बताइए कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो होता है विटामिन के दोस्तों। कौन सा होता है, विटामिन के होता है। और इसकी कमी से अधिक रक्तस्राव होता है। क्या अधिक रक्तस्राव होने लगता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन के कमी से क्या होने लगता है, अधिक रक्तस्राव होने लगता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए कि विटामिन ए होता है जो कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो होता है रेटिनॉल। हम लोग आज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई के रासायनिक नाम को जान चुके हैं दोस्तों। और यह है जो कि रेलवे ग्रुप डी में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा दोस्तों कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई का रासायनिक नाम क्या होता है। एक क्वेश्चन पक्का पूछ देगा दोस्तों। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है जो कि रेटिनॉल होता है दोस्तों। और अभी बताएं कि ए की कमी से होता है जो कि रतौंधी रोग होता है दोस्तों। कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है। और इसका अच्छा स्रोत होता है जो कि गाजर, दूध और मक्का। गाजर, दूध और मक्का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो है विटामिन डी। कौन सा है, विटामिन डी, जिसकी कमी से हो जाता है रिकेटस रोग। इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। और रिकेटस यह ऐसा रोग है जो कि हड्डी को कमज़ोर कर देता है। क्या हड्डी को कमज़ोर बना देता है दोस्तों। तो दोस्तों कह रहा है कि हड्डी और दांतों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो वो हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। और विटामिन डी से कैल्शियम और फास्फोरस हमें प्राप्त होता है दोस्तों। क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस हमें प्रदान होता है जो कि हड्डी को मजबूत करता है। क्या हड्डी को मजबूत करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन डी से हमें क्या मिलता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस मिलती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि अस्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है दोस्तों। तो सॉरी यह भी प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो अस्कर्वी रोग होता है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेटस रोग होता है जो कि विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन डी के कमी से होता है जो कि रिकेटस रोग होता है। और रिकेटस ऐसा रोग है जो कि हड्डी को कमज़ोर बना देता है। तो हम लोग बार बार बता रहे हैं दोस्तों कि विटामिन डी के कमी से रिकेटस रोग होता है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है, बी के कमी से बेरी, ए के कमी से रतौंधी होता है। इसके उपयोग के भी बारे में बात करें, इससे बीमारी के भी बारे में बात करें दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आप लोग को पक्का पूछ देगा दोस्तों। तो विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है। और रिकेटस क्या करता है, तो हड्डी को कमज़ोर बना देता है। और इसका अच्छा स्रोत होता है जो कि सूर्य के प्रकाश होता है साथियों।
तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इस रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि रक्त लापता मुख्यतः किसकी कमी से होती है? क्या रक्त लापता यानी कि एनीमिया है जो कि मुख्यतः किसकी कमी से होती है? तो इसका उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो होता है आयरन की कमी से। क्या? आयरन की कमी से होता है जो कि एनीमिया रोग होता है। इसमें हीमोग्लोबिन हो जाता है कि कम हो जाता है? क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और रोगी को कमजोरी और थकान महसूस होने लगता है दोस्तों। और इसके उपचार के बारे में बात करें तो आप लोग हरी सब्जियां याद रखिएगा, हरी सब्जियां, गुड़, क्या? गुड़ खाने से इसका उपचार किया जा सकता है दोस्तों। यानी कि आयरन हमें हरी सब्जियां में पालक खाइए, उससे आपको आयरन प्राप्त होगा, और गुड़ खाइए, उससे आप लोग को आयरन प्राप्त होगा, और एनीमिया से आपको छुटकारा मिल सकता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? क्या दोस्तों? कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो इनमें से है जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। क्या होता है? त्वचा होता है, जो कि आपको पूरा शरीर में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यह शरीर की बाहरी सुरक्षा होती है। क्या होती है? यह शरीर का सबसे बाहरी सुरक्षा, क्या? सबसे बाहरी सुरक्षा होती है। और यह शरीर को तापमान का नियंत्रण करता है। क्या दोस्तों? तापमान का नियंत्रण करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि शरीर का तापमान का नियंत्रण कौन रखता है? तो शरीर के त्वचा रखता है। कौन रखता है? शरीर का त्वचा रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं? कि एंजाइम होते हैं जो कि किस किस से मिलकर बने होते हैं? तो होते हैं जो कि अधिकतर एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं दोस्तों। एंजाइम का कार्य क्या है? तो एंजाइम है जो कि पाचन एवं क्या? पाचन एवं उपापचय की भूमिका निभाता है। क्या? पाचन एवं उपापचय की भूमिका निभाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ग्रंथि के बारे में बात करें इनमें से, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि यकृत होती है दोस्तों। क्या होती है? यकृत होती है, आप लोग याद रखिएगा। और इसके वजन के बारे में बात करें तो इसका वजन होता है दोस्तों 2.5 kg। कितना होता है? 2.5 kg। तो यह आप लोग याद रखिएगा। और अगर यकृत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें तो यकृत से पीत रस स्रावित होता है। क्या? पीत रस स्रावित होता है दोस्तों। और यह शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में भी सहायता करती है। तो ये सब बात तो आप लोग याद रखिएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? तो यकृत, यानी कि बी हो जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि पीनियल होती है। क्या? पीनियल होती है। आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न हो सके आपको सीधा आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्जाम में देखने को मिल जाए, यानी कि 3 अगस्त के पेपर में आपको देखने के लिए सीधा मिल जाए। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो कि पीनियल होती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ? मानव शरीर के मस्तिष्क में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पीनियल ग्रंथि हो जाती है मानव शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है। और यह क्या होता है? तो यह मेलाटोनिन, क्या? मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। क्या? मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, जो कि यह नींद से जगाने के चक्र को नियंत्रित करती है। क्या? नींद लाने से जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? पीनियल ग्रंथि करता है दोस्तों। और यह शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है साथियों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए, क्योंकि आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को याद होगा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। क्या होती है? फीमर होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो जो कि जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी हड्डी के बारे में बात करें तो वो होता है स्टेपिस। क्या होता है? स्टेपिस, जो कि मानव शरीर के कान में पाया जाता है। कहाँ? कान में पाया जाता है साथियों। तो
आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यह प्रश्न आप सभी को लिए छोड़ दे रहे हैं। अभी बताएं पीछे ही क्वेश्चन में कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो होती है अस्टेपिस। और अस्टेपिस कहाँ होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि अस्टेपिस होता है जो कि मानव शरीर के कौन से हिस्से में पाया जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। बात करें दोस्तों मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग के बारे में, तो वो कौन है इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वो होता है त्वचा होता है। क्या यह त्वचा होता है। बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो कौन सा होता है त्वचा, जो कि पूरे शरीर में फैला होता है। कहाँ पूरा शरीर में फैला होता है। और यह क्या करता है तो शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है। क्या तापमान को नियंत्रण करता है और शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाती है। क्या करती है शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। दोस्तों तो यह बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग अच्छी से तैयारी कर रहे हैं तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है आपको जरूर मालूम होगा। अगर नहीं भी मालूम है तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, आप लोग जान लीजिए। तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्या हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है दोस्तों। तो यह क्या करता है यह ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। क्या करता है रक्त होता है जो कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है साथियों। हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी में मिलकर ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। इसकी कमी से क्या होता है तो एनीमिया होता है। क्या एनीमिया रोग होता है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो होता है किडनी में। किडनी को वृक्क भी कहते हैं। यहाँ पे मूत्र का निर्माण भी होता है। क्या मूत्र का निर्माण भी होता है और रक्त का शुद्धिकरण भी किया जाता है। और यह क्या करता है तो यह शरीर में जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखती है। क्या यह शरीर में जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखती है। कौन रखती है तो वह है दोस्तों वृक्क। कौन है वृक्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। अगर आपने मेरा पीछे का क्लास देखा होगा तो इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है बोन मैरो में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक यानी कि अंदर का अंग होता है जो कि कौन सा होता है। तो वो होता है यकृत। कौन सा होता है यकृत होता है जो कि मानव शरीर का सबसे आंतरिक बड़ा अंग होता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा। अभी बताएं कि इसका वजन कितना होता है तो 2.5 kg होता है। कितना होता है 2.5 kg। और इसमें ही पीतरस का निर्माण होता है। क्या पीतरस का निर्माण होता है दोस्तों। बार बार इस प्रश्न को हम लोग बता रहे हैं क्योंकि यह आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 31 कहता है साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो वो होती है अंडाणु। आप लोग याद रखिएगा अंडाणु होती है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यह कहाँ बनती है तो यह महिला के अंडाशय में बनती है। कहाँ महिला की अंडाशय में बनती है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा कि इसका निर्माण कहाँ होता है तो यह महिला के अंडाशय में होता है। और पूरा वर्ल्ड यानी कि विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसको कहते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा को कहते हैं। कितना किसको शुतुरमुर्ग का अंडा को कहते हैं दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कहे साथियों तो वो हो जाएगा शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा और जो होगा अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। तो आप लोग याद रखिएगा साथियों। ये सब बहुत ही साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
तो कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो वो होती है धमनी यानी कि एओर्टा। कौन होता है, एओर्टा। यह हृदय के बाएं नीले में होता है। कहाँ होता है, हृदय के बाएं नीले में होता है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। इसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है, तो इसके द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त की यानी कि ऑक्सीजन जिसमें होता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाता है। क्या करता है, ऑक्सीजन जो रक्त में ऑक्सीजन रहता है उसे पूरा रक्त में पहुंचाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। तो मानव शरीर के सबसे बड़ी शिरा कौन सा है, तो होता है वेना कावा। कौन होता है, वेना कावा। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो बड़ी सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है दोस्तों, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्द से जल्द इसे शेयर भी कर दीजिए। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो कि थायराइड ग्रंथि होती है। क्या, थायराइड ग्रंथि। और यह क्या करता है, तो यह थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि थायराइड होती है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। यह शरीर के वृद्धि और उपापचय को नियंत्रित भी करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग, तो इसकी कमी से घेंगा यानी कि गला फंस जाता है। क्या, घेंगा रोग होता है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या 36 कहता है साथियों कि शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, क्योंकि यह प्रश्न को हम लोग पहले देख चुके हैं। तो शरीर का मास्टर ग्रंथि होता है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। कौन सा होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। क्या, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और शरीर के वृद्धि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि इसका कार्य है शरीर का वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो कहता है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान कहे तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे फ़ारेनहाइट में बदलें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यह आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिसे जल्दी से शेयर कर दीजिए। और अगर इस क्लास का आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर 9546111051 पर मैसेज करिए कि सर हमें पीडीएफ की ज़रूरत है, आपको पीडीएफ उस पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कहता है प्रश्न की ओर कि स्वस्थ मनुष्य की सामान्य नाड़ी प्रति मिनट कितनी होती है। यानी कि दोस्तों मनुष्य का सामान्य नाड़ी होता है जो कि 72 प्रति मिनट मानी जाती है। कितना, 72 प्रति मिनट। जो कि मानव शरीर में जो होता है जो धड़कन जो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो होता है 72 बार। 1 मिनट में 72 बार। इसे ही सामान्य नाड़ी कहा जाता है, यानी कि पल्स रेट कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।